हेरा फेरी मूवी तो देखी होगी तुमने। हाँ, वही मूवी जिसके डायलॉग्स तुम्हें मुंह जुबानी याद आए, जिसमें राजू, श्याम और बाबू राव का हर सीन कॉमेडी गोल्ड है। अब एक काम करो, भूल जाओ वो सब कुछ जो तुम्हें उस मूवी के बारे में याद होगा, क्योंकि आज एक ऐसी डार्क थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे लिए हेरा फेरी मूवी को हमेशा के लिए बदल देगी। बाबूराव गणपत राव आपटे, वो कंफ्यूज धोती वाला, बात बात पर उठा दे रे बाबा बोलने वाला बुढ़ा आदमी, वो इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा शातिर आदमी था। और बाकी के लोग इंक्लूडिंग अस, उसके प्यादे। अब हम पहले मूवी के कैरेक्टर समझते हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। सबसे पहले राजू, ये स्मार्ट था, लेकिन लालच इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसको थोड़ा भी लालच दिखाओ और वो आसानी से कुछ भी करेगा। इसके बाद आता है श्याम, ये सीधा साधा, इमोशनल और थोड़ा सा डरपोक सा था। और लास्ट में आता है बाबूराव, जो दिखता तो है होपलेस, यूजलेस और थोड़ा पागल सा, लेकिन यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार था। क्योंकि दुनिया जिस इंसान को अंडर एस्टिमेट करती है ना, वही इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। बाबूराव ने इन दोनों को सिर्फ अपने घर पर रेंट पर नहीं रखा था, उसने इन्हें स्टडी किया कई महीनों तक। उनकी वीकनेस नोट की, उनके डिस्प्रेशन को समझा, उन्हें ऑब्जर्व किया, फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट किया जिसमें वो खुद तो सेफ रहे पर ये दोनों उसके लिए काम करे। और वो अपॉर्चुनिटी आई एक गलत फ़ोन कॉल के रूप में। कबीरा का कॉल गलती से उसके पास आता है, क्योंकि बाबूराव के पास जो नंबर था उसको स्टार फिशरीज के कॉन्टैक्ट के सामने लिख दिया गया था। और इस कन्फ्यूजन की वजह से बाबूराव को कबीरा का कॉल आता है फिरौती मांगने के लिए, जब वो देवी प्रसाद की पोती को किडनैप कर लेता है। इतने सालों से बाबूराव कंप्लेन करता है कि स्टार फिशरीज के सारे कॉल्स उसके पास आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके कॉल स्टार फिशरीज के पास जाते होंगे। तो सोचो कि इतने सालों में बाबूराव ने कंप्लेन क्यों नहीं किया, उसने नंबर चेंज क्यों नहीं करवाया। ऐसा इसलिए क्योंकि यही तो वो चाहता था। बाबूराव ने इंटेंशनली इस कन्फ्यूजन को बना कर रखा था, क्योंकि इससे पता चल गया था कि स्टार फिशरीज के मालिक बहुत रईस आदमी है। और बाबूराव को ये उम्मीद थी कि कभी न कभी इस कन्फ्यूजन की वजह से उसको कोई ऐसा कॉल आएगा जिससे उसकी किस्मत पलट जाएगी। और जब वो कॉल आया और श्याम जब कबीरा से बात करने के बाद उस सिचुएशन को राजू और बाबूराव को बताता है, तो ये सब सुनते ही बाबूराव के दिमाग की घंटी बज जाती है और तुरंत उसके दिमाग में एक प्लान तैयार हो जाता है। पर फिर भी वो चुपचाप रहता है ताकि राजू बीच में आए और अपनी टांग अड़ाए, क्योंकि इतने दिनों से उन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद बाबूराव इतना तो समझ चुका था कि राजू स्मार्ट होने के साथ साथ लालची भी है। वो पैसे की बात सुनते ही कुछ ना कुछ तिकड़म लगाकर पैसे कमाने के बारे में सोचेगा जरूर। अब ध्यान दो, पूरी फिल्म में बाबूराव कभी खुद से कोई प्लान नहीं देता, कभी भी नहीं। वो सिर्फ राजू और श्याम के प्लान सुनता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है। राजू जो भी आइडिया लाता है उसे सुनकर बाबूराव पहले तो ड्रामा करता है, नहीं बोलता है, फिर मान जाता है। ऐसा क्यों? ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो उस पर कुछ भी ब्लेम ना आए। ब्लेम आए तो सिर्फ उस पर जिसका आइडिया था, यानी कि राजू का। बाबूराव बार बार जो डायलॉग मारता था, उठा दे रे बाबा, ये ऊपर ऊपर से तो कॉमेडी लगती है, लेकिन असल में ये बाबूराव का एक साइकोलॉजिकल टूल था। क्योंकि जब भी टेंशन पीक पर होती थी वो ये डायलॉग मारता था, उठा दे रे बाबा, और अपने आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर को रिसेट कर देता था और सबके दिमाग को हल्का कर देता था, ताकि उस पर से सबका ध्यान हट जाए। वो अकेला इंसान था जिसने कभी भी डायरेक्ट रिस्क नहीं लिया, बस दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना लगाता रहा। इसके कुछ एविडेंस भी देखते हैं। पहला, कबीरा जैसे डेंजरस आदमी भी बाबूराव को पकड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो फुल प्रूफ एकदम परफेक्टली फ्लॉलेसली बेवकूफ़ होने का एक्टिंग करते रहा। पर अगर कोई भी इंसान सच में बेवकूफ़ होता तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं लगता। दूसरा प्रूफ, जब क्लाइमेक्स में गोलियां चलती होती सब तरफ, तो बाबूराव कहीं भी दिखाई नहीं देता हमें, वो बस पीछे छुपा रहता है, बिल्कुल भी फ्रंट लाइन में आने का रिस्क नहीं देता। और तीसरा प्रूफ, जब आखिर में पैसा मिलता है तब राजू और श्याम की खुशी वैसी होती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर बाबूराव की खुशी ऐसी खुशी होती है जैसे किसी ने अपना प्लान कंप्लीट कर लिया हो। सेटिस्फेक्शन वाली खुशी होती है। तो इस डार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग एंड क्रेडिट के बाद एक और सीन होता जिसमें रात का अंधेरा होता, स्टार गैरेज वाला वही पुराना घर। राजू और श्याम गहरी नींद में होते, पर बाबूराव उठता, चश्मा पहनता, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो भोलापन नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में इस बार एक शातिर और ठंडी चमक होती। वो अपने तकिया के नीचे से एक छोटी सी डायरी निकालता जिसमें लिखा था राजू और श्याम, और उसके आगे एक लगा था टिक मार्क। वो इसको देखकर डायरी बंद करता और फिर से धीरे से बोलता, खोपड़ी तोड़ साले। तो यही था बाबूराव गणपतराव आपटे, जिसे हमने हमेशा पंच लाइन समझा, लेकिन वही असली शातिर था। उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी ताकि वो उसे आग बना सके।
और वो चिंगारी उसे मिली कबीरा के फ़ोन कॉल के रूप में। अब जब भी तुम अगली बार हेरा फेरी मूवी लगाओ तो इस बार बाबूराव के रिएक्शन को ध्यान देना। वो जब भी उठा दे रे बाबा बोले तब उसको देखना, वो जब भी बैकग्राउंड में हो तब उसको नोटिस करना और खुद से डिसाइड करना कि क्या वो सच में इतना भोला था या वो सबको भोला बना गया। तो कमेंट में बताना बाबूराव को ये डार्क स्टोरी कैसी लगी, और वीडियो देखकर थोड़ा सा भी इंटरटेन हुए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो में मैंने 50 लाइक और 20 कमेंट के टारगेट रखे हैं, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।